एक देश जो कभी भारत से टकराने का सपना देखता था, आज अपनी ही सड़कों पर बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान, वो देश जिसे 1947 में एक विचारधारा के नाम पर बनाया गया, पर आज उसी विचारधारा के कारण ये देश टूटने की कगार पर खड़ा है। इस एपिसोड में हम सिर्फ एक देश के अंदरूनी संकट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस छिपे हुए खतरे की भी बात करेंगे जो भारत के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि जब कोई मुल्क अंदर से कमजोर होता है तो वो अक्सर बाहर जहर उगलता है। सियासी उथल पुथल का सफर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की राजनीति पिछले 2 सालों से एक उबाल पर है। इमरान खान जो एक समय नया पाकिस्तान का चेहरा बने थे, आज रावलपिंडी जेल में बंद है। उन पर दर्जनों केस, जेल के चक्कर और राजनीतिक बैन है। लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी उन्हें ही असली नेता मानता है। वहीं दूसरी ओर सत्ता की असली चाबी पाक सेना और ISI अब खुद 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। जनरल असीम मुनीर और पूर्व सेनाध्यक्ष बाजवा के समर्थकों के बीच सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। ये टकराव सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के भविष्य की लड़ाई है, जहां एक ओर लोकतंत्र का मुखौटा है और दूसरी ओर सेना का अघोषित तानाशाही शासन। TTP की वापसी और आतंक की नई लहर। पिछले 1 साल में तहकीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 300 से ज़्यादा आतंकी हमले किए। खैबर पख्तूनवा और वजीरिस्तान के इलाकों में पाक सेना पूरी तरह से बैकफुट पर है। तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद TTP और मजबूत हुई है और ISI की नीतियां अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 45% हिस्से में अब भी तालिबान समर्थक संगठन सक्रिय है। क्या ये स्थिति एक सिविल वॉर का संकेत नहीं देती? क्या भारत को अब अपनी पश्चिमी सीमा पर एक विफल राष्ट्र से ज़्यादा खतरा नहीं है? तो इस प्रकार से यह जो आर्थिक दिवालियापन और IMF की गुलामी भी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी टाइम बम से कम नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया 300 से पार। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 4 हफ्तों के आयात लायक बचा है। बिजली के बिल आसमान पर, पेट्रोल 300 रुपया लीटर से ऊपर और गेहूं दाल जैसी बुनियादी चीज़ें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। IMF का $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज अगर हम देखें तो जिसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ टैक्स बढ़ाए बल्कि सेना की सैलरी तक उसको रोकनी पड़ी। और सबसे शर्मनाक स्थिति, सऊदी अरब, UAE और चीन तक ने अब पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले गारंटी मांगनी शुरू कर दी है। जिस मुल्क की परछाई कभी भारत को चुनौती देने का सपना देखती, आज वो मुल्क अपने बच्चों को एक वक्त का खाना देने में असमर्थ है। 9 मई 2023 वो दिन जब पाकिस्तान की जनता ने पहली बार खुलकर सेना के खिलाफ आवाज उठाई। लाहौर के कोर कमांडर हाउस में आगजनी हुई। रावलपिंडी के GHQ के बाहर प्रदर्शन हुआ और सेना के वाहनों पर हमले हुए। ये दृश्य पाकिस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व। सेना के खिलाफ एक गुस्सा अचानक नहीं फूटा, वो बरसों का दबा आक्रोश था, जिसमें जनता ने देखा कि सेना सिर्फ सत्ता की दलाली करती है, देश की सेवा नहीं करती। और नतीजा, हजारों PTI कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिए गए, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी मीडिया को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या बंदूक की नोक पर किसी मुल्क को स्थायित्व मिल सकता है? जिस मुल्क में सेना संविधान के ऊपर समझी जाती हो, वहां लोकतंत्र सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाता है। पाकिस्तान का बिखराव आंतरिक टुकड़ों की आहट पर देखते हैं कैसे हुआ है। आज पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट में नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक विघटन की कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, जहां दशकों से स्वतंत्रता की मांग उठ रही है।
हर महीने पाकिस्तानी सेना पर हमले होते हैं और अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं, एक सशस्त्र विद्रोह बन चुका है। सिंध और खैबर पख्तूनवा, यहाँ भी क्षेत्रीय असंतोष चरम पर है। पश्तून तहरीक अब सीधे पाकिस्तानी सेना को आक्रांता कहने लगी है। गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प रखा है, वहाँ भी विरोध तेज हो रहा है, खासकर चीन की सी पैक परियोजना के खिलाफ। बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में ग्वादर पोर्ट के पास एक चीनी काफिले को उड़ाने की कोशिश की। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, चीन के लिए चेतावनी है कि आप अब पाकिस्तान में उसकी सुरक्षित जमीन भी कांप रही है। भारत के लिए इस सब का क्या मतलब है? अब बात भारत की। भारत के लिए पाकिस्तान का गिरना सिर्फ एक पड़ोसी की असफलता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकट है। पहला तो है, सीमाओं पर अस्थिरता बढ़ सकती है। जब कोई मुल्क बिखरता है तो उसके चरमपंथी गुट सीमाओं पर हमले तेज करते हैं। दूसरा, आतंकी संगठनों को खुली छूट मिल सकती है, क्योंकि सेना और सरकार का फोकस आंतरिक संघर्षों पर रहेगा। तीसरी बात, चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान में और गहराई से घुसने की कोशिश करेंगे ताकि भारत को दक्षिण एशिया में घेरा जा सके। और सबसे बड़ी बात, परमाणु हथियारों का नियंत्रण। क्या एक अस्थिर टूटता हुआ पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बटन पर भरोसेमंद रह सकता है? पड़ोसी का घर जब जलता है तो अपने आंगन में भी राख गिरती है। भारत को सतर्क रहना होगा, सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर भी। अमेरिका और चीन की चालें, जो कि पाकिस्तान के एक प्रकार से नई आका है। जब कोई देश गिरता है तो उसके टुकड़ों को उठाने वाले कई गिद्ध मरनाने लगते हैं। चीन, जो पहले ही पाकिस्तान को एक कर्ज के जाल में फंसा चुका है, अब ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, अब सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के रणनीतिक अंगों पर चीनी नियंत्रण का माध्यम बन चुका है। वहीं अमेरिका, जो पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था, अब अफगानिस्तान और ईरान की स्थितियों को देखकर पाकिस्तान को पूरी तरह अनरिलायबल पार्टनर मान चुका है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह कट्टरपंथियों का नियंत्रण ना हो, इसलिए वह कतर और तुर्की के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहा है। क्या भारत को दखल देना चाहिए? अब बड़ा सवाल, भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को सिर्फ तमाशा देखना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे टूटता है, या फिर रणनीतिक रूप से दखल देकर अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहिए? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को चाहिए बलूचिस्तान की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए, ताकि वहां मानवाधिकार हनन को दुनिया देखे। अपने सीमावर्ती इलाकों में सैन्य और खुफिया चौकसी बढ़ाए, ताकि आतंकी संगठन इस मौके का फायदा ना उठा सके। राजनीतिक स्तर पर चीन और तुर्की की घुसपैठ पर सवाल उठाए और भारत विरोधी फ्रंट को चुनौती दी। पाकिस्तान भविष्य का डरावना नक्शा है। कल्पना कीजिए 2030 का पाकिस्तान, जहां बलूचिस्तान स्वतंत्र हो चुका है, सिंध अलग हो गया है, खैबर पख्तूनवा और गिलगित चीन के अधीन है और लाहौर से कराची तक सिर्फ इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठन राज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक संभावित भविष्य है। अगर पाकिस्तान आज भी आतंक, कट्टरपंथ और सेना की तानाशाही को अपने डीएनए में रखे तो ऐसा हो जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपनी तबाही खुद चुनी, बंदूक, बम और बेवकूफ़ी से। तो फ्लैश पॉइंट फाइल्स में अगली बार एक और संकट बिंदु की परतें खुलेंगी। तब तक याद रखिए, जहां दुनिया की राजनीति सुलगती है वहीं से शुरू होती है फ्लैश पॉइंट की कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, अगर मेरी बातें कही गई में आप थोड़ा भी अगर सहमत हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
फिर मिलते हैं फ्लैश फाउंड फाइल्स में अगले हफ्ते। जब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए भू राजनीतिक के पेचीदे स्वभाव को। सिर्फ तर्क भारत पर। जय।